नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। आपने पॉलिटी की क्लासों का आनंद लिया होगा दोस्तों। अपने संविधान सभा का सामान्य परीक्षा चल रहा था। सामान्य परीक्षा में अपन 1936 तक फेजपुर अधिवेशन तक पहुंच गए थे दोस्तों। अपन ये जो श्रृंखला अपन ने शुरू करी है दोस्तों संविधान सभा की, उसमें ये अपन बहुत नॉर्मल एग्जाम के लिए नहीं है दोस्तों। आप इनको आपको कहीं भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक देखोगे, आप कोई भी, उसमें ये पूरा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। मैंने कम से कम 3 से 4 किताबों का संकलन करके और फिर मैं आपको उनमें से पढ़ा रहा हूँ। आपको पता होगा कि आज अपनी शायद 6ठी क्लास है दोस्तों, उसके बावजूद अपनी अभी संविधान सभा में अपन 1936 के फेजपुर अधिवेशन तक पहुंचे थे कल, और आज अपन 1938 में पहुंचेंगे, फिर 39, फिर 40 में अगस्त प्रस्ताव, फिर 1942 में अपन क्रिप्स मिशन, और उसके बाद में अपन कैबिनेट मिशन की ओर अग्रसर है दोस्तों। तो आइए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रीजनिंग की क्लास आपको मिल गई होगी जितेंद्र सर की, और हिंदी की क्लास भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं अपन संविधान सभा की दोस्तों। जब तक आपको संविधान सभा का समझ में नहीं आएगी कि भाई संविधान सभा क्या है, उससे पहले आपको पॉलिटी का आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भाई सर आप मेरे को सीधा प्रेसिडेंट पढ़ा दो, संसद पढ़ा दो, तो उसमें आपको कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। जब आपको यही नहीं पता चलेगा कि भाई संविधान में प्रेसिडेंट का जो पद है वो कहां से आया है, ये सारी चीजें कहां से आई है दोस्तों, वो आप जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं। क्योंकि इसके लिए अपने को सबसे पहले संविधान सभा के बारे में बात करनी है दोस्तों। अब देखो, कल अपन ने फेजपुर अधिवेशन की बात करी थी। फेजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। तो अब देखते हैं अपन दोस्तों कांग्रेस का क्या हुआ फेजपुर अधिवेशन, और इसके बाद में अपन आगे चलते हैं दोस्तों। ये क्या हो रहा है, ये माना कि ये कांग्रेस के सारे नेता लोग बैठे हैं। ये हो रहा है कांग्रेस का फेजपुर अधिवेशन। फेजपुर अधिवेशन ये कब हुआ दोस्तों? 1936 के अंदर अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? ये 1936 में। अब देखो दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने करी दोस्तों? इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने करी थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी। इसके अंदर किस चीज की मांग की गई थी दोस्तों? अब देखो, कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या करी दोस्तों इन्होंने कि भाई वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन करके संविधान सभा का गठन करो। किसकी मांग करी इन्होंने? संविधान सभा के गठन की मांग करी। मतलब संविधान सभा को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, मतलब अपनी नीति के अंदर शामिल करा दोस्तों। किसके अंदर? 1936 के कांग्रेस के फेजपुर अधिवेशन के अंदर दोस्तों। ये अपन ने यहां तक कल बात करी थी दोस्तों। आज अपन आगे शुरुआत करते हैं इसी के अंदर। आज अपन पहुंचने वाले हैं कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बारे में दोस्तों। कहां पहुंचने वाले हैं? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1938 के अंदर कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। उस समय दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन हुआ करते थे हर साल में दोस्तों। 2 साल में ऐसे इनका अधिवेशन होता था। पूरे पार्टी के कार्यकर्ता बैठ के देश की जो वर्तमान स्थिति इसके ऊपर चिंतन मनन करते और देखते कि भी देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देखो 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। किसने करी थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने किसकी अध्यक्षता करी थी दोस्तों? हरिपुरा अधिवेशन की। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर एक सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण तब भी करना है जब भारतीयों को उनके पूरा आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हो। मतलब जब तक भारत के लोग अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकते,
तब तक भारतीय लोगों को अपने लिए संविधान निर्माण की बात नहीं कहनी है, मतलब संविधान सभा का गठन की बात नहीं कहनी है दोस्तों। ये किसने कहा है कि ये ही एकमात्र विकल्प है, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, कि जब तक भारत के लोगों को अपने आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक क्या करना है, जब तक संविधान सभा के गठन की बात नहीं कहनी है दोस्तों। तो ये हो गया, क्या हुआ इसमें, भारत के लोगों को क्या करना है दोस्तों, आत्मनिर्णय का अधिकार, आत्म निर्णय का अधिकार। ये किसने मांग करी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। एक बार ये आप लिखो, ये ऐसा चार्ट बना के लिखना दोस्तों कि आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग किसने करी, सुभाष चंद्र बोस ने। कौन से अधिवेशन में करी, हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ, 1938 के अंदर। दोस्तों ये फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम उठा लो उसके अंदर ये फैक्ट पूछे जाते हैं कि भाई कौन से एग्जाम के अंदर, मतलब कौन से अधिवेशन के अंदर आत्मनिर्णय के अधिकार की बात कही, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके अंदर हरिपुर आ जाएगा, फैजपुर आ जाएगा, कलकत्ता आ जाएगा, ऐसे करके आपको पूछा जाएगा। तो ये पूछा जाएगा दोस्तों। एक बार आप लिखो, फिर इसके बारे में अपन थ्योरी लिखते हैं, या अपन लिख लिया होगा दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों, पॉलिटी का अध्ययन अपन दोस्तों विस्तृत तौर पे करने वाले हैं, मतलब आराम से आपको हंसते हंसते पॉलिटी पढ़नी है दोस्तों। जो ये एक बार आपने ये पॉलिटी पढ़ ली दोस्तों, उसके बाद में आपको जीवन में दोबारा पॉलिटी पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपको सिर्फ आप रिवीजन करना है, जो मैं लिखवा रहा हूं इसको लिखना है प्रॉपर और रिवीजन करना है, और आराम से दोस्तों हंसते हंसते पॉलिटी क्लास खत्म करेंगे अपन। अभी आज और कल तक अपन इसको पूरा विस्तृत तौर पर पढ़ लेंगे कि भाई संविधान सभा के गठन की मांग कैबिनेट मिशन क्या था, अगस्त प्रस्ताव में कौन से भारत के वाइसराय ने बोला था कि भाई युद्ध के अंदर हमारा सहयोग कर दो। उसके बाद में कुछ शर्तों के साथ में हम आपको मतलब संविधान सभा के गठन की मांग मान लेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए अपन देश को आजाद करवाएंगे दोस्तों। मतलब देश को आजाद अपन पॉलिटी के माध्यम से अपन लोग मिलकर करवाएंगे कि देश आजाद हुआ तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उस समय के लोगों के विचार क्या थे, उन लोगों के दिमाग में मस्तिष्क में क्या चल रहा था, गांधी जी के दिमाग में क्या चल रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिमाग में क्या चल रहा था, जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में क्या चल रहा था दोस्तों। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो अब लिखना स्टार्ट करो दोस्तों। लिखो दोस्तों, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन ये कब हुआ था दोस्तों, 1938 के अंदर। तो आपको लिखना है कोष्टक में 1938 कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब तक भारतीय लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त नहीं होगा जब तक भारतीय लोगों की सभा को संविधान का निर्माण नहीं करना है। और इसके बाद में इनका क्या कोटेशन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यही एकमात्र विकल्प है, यही एकमात्र विकल्प है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये एक बार आप लिख लो। अब देखो दोस्तों,
इसके बाद में आपको पता होगा कि हरिपुरा अधिवेशन के बाद में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में कुछ अनबन हो गई थी। इसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी छोड़ दी थी दोस्तों। तो इसकी वजह से कि संविधान निर्माण में भारतीय लोगों को जब तक आत्मनिर्णय का अधिकार ही प्राप्त नहीं होगा तो वो संविधान निर्माण करके करेंगे क्या। अगर जब इंसान स्वतंत्र होगा तभी तो अपने लिए अच्छे नियमों का निर्माण कर सकता है। आप सोचो कि जब आप किसी के दबाव में हो, दबाव में इंसान अच्छे निर्णय नहीं ले सकता। मतलब जब अपने ऊपर कोई शासन कर रहा है पहले से और अपने लिए कानूनों का निर्माण कर रहे हैं, तो उन कानूनों के निर्माण में किस चीज का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा दोस्तों। जो प्रभाव किसका दिखाई देगा, अंग्रेजों का प्रभाव अपने ऊपर ज्यादा दिखाई देगा। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आपको जब तक आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक आपको संविधान निर्माण और संविधान सभा के गठन की बात नहीं करनी है दोस्तों। एक बार लिख लो आप, 1 सेकंड का टाइम है, उसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों। अब इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने है ना दोस्तों, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की जो संविधान सभा के गठन की और संविधान निर्माण की मांग को स्वीकृति और उसको कब माना दोस्तों, उसके बारे में अपन देखते हैं। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस की संविधान सभा की मांग की पुष्टि की। अब देखो दोस्तों, अब इसका कारण क्या था, जब सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के द्वारा जब आपस में मतभेद शुरू हो गए थे दोस्तों, तो उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में महात्मा गांधी ने कि भाई कांग्रेस संविधान सभा की मांग की पुष्टि करती है। ये बात किसने कही दोस्तों, ये गांधी जी ने कही थी दोस्तों। ये लिखो आप और इसके बाद में देखते हैं। अब देखो दोस्तों, महात्मा गांधी ने क्या कहा दोस्तों संविधान के बारे में, उसका कोटेशन लिख रहे दोस्तों। ये कोटेशन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो भारतीय लोगों के मस्तिष्क का दर्पण है दोस्तों। ये बात किसने कही थी, ये महात्मा गांधी ने कही थी। अपने एक लेख हरिजन पत्रिका में उन्होंने अपने एक लेख लिखा था दोस्तों जिसका नाम था द ओनली वे। किस लेख में लिखा था, द ओनली वे में क्या लिखा था दोस्तों, कि भारत का संविधान भारत के लोगों के मस्तिष्क का दर्पण है दोस्तों। क्या लिखा था, भारत के लोगों के मस्तिष्क का दर्पण है दोस्तों। तो वो अपन लिखते हैं, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में दिए अपने लेख। अब इनका लेख का क्या नाम है दोस्तों, द ओनली वे। क्या नाम है दोस्तों, द ओनली वे। ये किसका लेख था दोस्तों, महात्मा गांधी का। इसमें इन्होंने क्या कहा, मैं लिखा। अब देखो दोस्तों, भारत का संविधान भारतीय लोगों का मस्तिष्क का दर्पण है। अब देखो दोस्तों, महात्मा गांधी ने क्या कहा था हरिजन पत्रिका में अपने एक लेख के अंदर, जिस लेख का नाम था द ओनली वे। उसमें क्या कहा महात्मा गांधी ने कि जो भारत का संविधान है वो भारत के लोगों के मस्तिष्क का दर्पण है। मतलब जो भारतीय लोगों ने जो अपने दिमाग के अंदर जो पिक्चर बना रखी थी, अपन किसी भी चीज को अगर अपने विजुअलाइज करते हैं, अपन
दिमाग में ऐसे सोचते हैं कि भाई किस चीज का कैसे होता है। तो भारत का जो इतना विस्तृत संविधान है दोस्तों, उसको एक धागे में पिरोकर अपने हर देश से, अलग अलग देश से दोस्तों कुछ ना कुछ व्यवस्था अपन ने अपने संविधान के अंदर ली है, और उस व्यवस्था ली है तो उसको भारतीय लोगों पर कैसे लागू करना है। सबसे बड़ी बात यह है, अब अपने भारत के लोगों को आपको पता है भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग विविधता है दोस्तों। मतलब भारत के लोगों में वहां की जाति अलग है, वहां का धर्म अलग है, वहां की जो भौगोलिकल कंडीशन है वो अलग है, मतलब उनकी संस्कृति अलग है, सब कुछ अलग है दोस्तों। मतलब भाषा, पानी, सारी चीजें, मतलब हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग है। तो उन लोगों पर एक जैसा कानून, मतलब अपन अपने घर पे अगर शासन करना शुरू करते हैं, तो जैसे आपका मम्मी है, आपके पापा है, मतलब आपके घर का राष्ट्रपति कौन हो गया? आपके दादाजी। अब उसका आपके घर का प्रधानमंत्री कौन हुआ? आपके पापा। और आपके घर का गृह मिनिस्टर कौन हुआ? आपकी मम्मी। और आपके घर के मंत्री कौन हुए? आपके भाई, आपकी बहन। ये सारी चीजें आपके एक, मतलब आपने आपके घर पे सरकार बना दी। इनमें से दोस्तों सबसे ज्यादा अपने भारत के अंदर, मतलब अपने घर के अंदर किसकी चलती है? गृह मंत्री की। तो अपने भारत में किसकी चलती है? गृह मंत्री की। तो और अपने पूरे भारत और विश्व के अंदर अगर अपने भारत की पहचान की बात करें तो किसकी चलती है दोस्तों? प्रधानमंत्री। विदेशी मामले, ये सारी चीजें देखते हैं, उसके लिए विदेश मंत्री अलग होता है, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री का महत्व तो अपने लिए। और राष्ट्रपति जो कि नाम मात्र का होता है, वही अपने घर पे दादाजी की भूमिका भी नाम मात्र की होती है। बस अपन दादाजी से राय लेते हैं। वही काम किसका है? वही काम है अपने देश के राष्ट्रपति का। तो अपन ने ये सारी व्यवस्था ली तो है दोस्तों किसी न किसी देश से, तो ये व्यवस्था ली है, तो इन व्यवस्था को अब इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करना है तो अब लोगों को ये चीजें समझानी भी है कि भाई आपके देश, अपने देश कितने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था दोस्तों। कहीं प्रांत है, कहीं पे रियासतें हैं, कहीं पे कुछ है, और आप कोई स्वतंत्र राज्य है, कोई अंग्रेज के जो वो जो है उनकी टेरिटरी है। तो ये सारी चीजों को एक करके उनमें सब में लागू करना था। अब उस देश, इस समय दोस्तों देश का हर राज्य का जो अपनी जो रियासत का राजा था, वो अपने निजी स्वार्थ को ऊपर रख के वो अपने एक नए देश की मांग कर रहा था दोस्तों। क्यों मांग तो करेंगे, क्योंकि आप सोचो जिसके पास में सत्ता है वो सत्ता कभी छोड़ना नहीं चाहता दोस्तों, चाहे कोई भी हो। चाहे पहले कांग्रेस पार्टी अगर शासन में थी तो वो सत्ता को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि जो सत्ता में होता है उसको आपको पता है कि चुनावी जो चंदा मिलता है वो ज्यादा मिलता है। अभी भाजपा है तो भाजपा जाना नहीं चाहती। अब लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है दोस्तों? लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब तक सशक्त विपक्ष नहीं होगा दोस्तों, अगर विपक्ष नहीं है तो उसके बावजूद देश में आवाज कौन उठाएगा? अगर आपकी सरकार ने जो भी नीतियां बना दी, चाहे सही बनाई चाहे गलत बनाई, अगर उन नीतियों का विरोध जब तक विपक्ष पुरजोर तरीके से नहीं करेगा, तो जब विपक्ष पुरजोर तरीके से विरोध कर ही नहीं सकता, तो देश में अच्छे लोगों का निर्माण कैसे हो सकता? मतलब अच्छी नीति का निर्माण कैसे हो सकता दोस्तों? अच्छे कानूनों का निर्माण कैसे होगा? अब जब तक भारत के लोगों को ये पता नहीं होगा कि भाई आपकी नीति में ये सरकार ये कर रही है, आपको ये सुविधाएं दे रही है, आपको ये कर रहे हैं, तो वो चीजें उन तक कैसे पहुंचेगी दोस्तों? जब तक विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर दोस्तों शैडो कैबिनेट का एक प्रचलन है। शैडो कैबिनेट क्या होती है? उसे बोलते हैं छाया छाया मंत्रिमंडल। इसका मतलब होता है कि जैसे जो सरकार, जो पार्टी शासन में है, जो उन्होंने हर व्यक्ति को अपना पदीय दायित्व दे रखा है, मतलब ए को बना रखा प्रधानमंत्री, बी को गृह मंत्री, सी को और विदेश मंत्रालय, डी को रक्षा मंत्रालय, ये सब। तो वो वही उसी गवर्नमेंट के पैरेलल जो विपक्ष में सरकार बैठी है दोस्तों, वो क्या करती है? उन्हीं के जो विपक्ष की सांसद है उनमें से, मतलब कि हम शासन में आते हैं तो हम इस व्यक्ति को ये मंत्रालय देते, मतलब कि वही लोग। जिम्मेदारी कौन तय करता है? अपने भारत में तो दोस्तों जो कार्य करता है वो मतलब जिम्मेदारी से भाग सकता है मंत्री, ऐसा कुछ नहीं। ब्रिटेन के अंदर ऐसा होता है कि जिस मंत्रालय के अधीन जो काम आता है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है दोस्तों, तो उसका मंत्री का स्वयं का कर्तव्य होता है कि वह उस अपने मंत्री पद से इस्तीफा देता है दोस्तों। अब देखो वो इस्तीफे की मांग कौन करता है? जो सामने जो विपक्षी पार्टी है दोस्तों, विपक्षी पार्टी ने भी अपना मंत्रिमंडल गठन कर रखा है, उसे ही तो छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। छाया मंत्रिमंडल मतलब उनका अपना रक्षा मंत्री होगा, उनका अपना एक वित्त मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, तो वो अपनी पार्टी के माध्यम से ऐसे बताते हैं कि भाई हम अगर शासन में आते हैं तो हम इन व्यक्तियों को ये करेंगे। तो ये चीज अपने भारत में दोस्तों नहीं है। क्यों नहीं है? कि भारत के अंदर अपने विपक्ष या तो पूरा फेल मारता है और या फिर गठबंधन की सरकारें बनती है। वर्तमान में एनडीए का शासन आने के बाद ही तो लोकसभा में बहुमत मिला है दोस्तों, और जब तक बहुमत नहीं मिलेगा और जो शासन सरकार में आती है उसको वो अपनी अच्छी नीतियों को निर्माण नहीं कर सकती। और अच्छी नीतियों का निर्माण में भी
विपक्ष की भूमिका अहम है दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा के अंदर विपक्षी सांसद भी बैठते हैं और सत्ता पक्ष के भी बैठते हैं, तो राज्यसभा के अंदर से भी साधारण बिल को तो पारित होना पड़ता है दोस्तों। राज्यसभा साधारण बिल को तो अधिकतम ज्यादा समय तक रोक सकती है, बाकी जो वित्त बजट विधेयक है उसको 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती है दोस्तों। अब देखो कि अगर राज्यसभा और संसद ये दोनों आपस में निर्माण करेगी अपनी नीति, मतलब संयुक्त बैठक का प्रावधान इनका कब होगा, अनुच्छेद 108 के तहत, कि भाई जब कोई साधारण विधेयक पे या किसी विधेयक पे अगर दोनों सदनों की आम सहमति नहीं बैठी है, तो राष्ट्रपति क्या बुलाता है दोस्तों, संयुक्त बैठक बुलाता है दोस्तों। तो अपन ये सारी चीजें मैंने आपको क्या किस लिए बताई दोस्तों, क्या भाई आगे अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अपन ब्रिटेन के संविधान से अपने देश में क्या क्या चीजें ली, 1935 के अधिनियम से क्या क्या चीजें आई, यूएसए से अपन ने क्या लिया, कनाडा से क्या लिया, आयरलैंड से अपन ने क्या लिया, रशिया से अपन ने क्या लिया, अफ्रीका से अपन ने क्या लिया, अपना संविधान संशोधन और अमेरिका का संविधान संशोधन में क्या फर्क है दोस्तों, ब्रिटेन की संसद और भारत के संसद में क्या फर्क है, ब्रिटेन के अंदर क्या भाई वहां के कौन से सदन और अपने भारत के सदन में क्या क्या डिफरेंस है दोस्तों, वहां की सीनेट किसे कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या है, ये सारी चीजों के बारे में अपन दोस्तों विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। अभी अपन चलते हैं संविधान की ओर। अभी देखो गांधी जी ने तो बता दिया कि ये भारतीय लोगों का मस्तिष्क का दर्पण है। अभी अपन ने जो कुछ से मतलब मिनट के माध्यम से अपने संविधान को पूरा जाना दोस्तों, कि संविधान संशोधन कैसे होगा, ये सारी चीजें अपन विस्तृत तौर पर जानेंगे। मंत्रिमंडल क्या है, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां है, उपराष्ट्रपति क्या है, सारी चीजें, लोक लेखा समिति क्या होती है, लोकपाल क्या है, इनके बारे में जानेंगे दोस्तों। ये आप लिख लो एक बार, 1 सेकंड का टाइम है, इसके बाद में अपन आगे देखते हैं दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब अपन बात करेंगे दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव के बारे में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 के अंदर। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था। अब देखो अपन बात करने वाले हैं दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के बारे में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था दोस्तों, 1940 के अंदर, 1940 में। अब देखो अगस्त प्रस्ताव का क्या है महत्व दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव देखो, जो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वाइसराय थे दोस्तों, भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय लोगों को कहा कि युद्ध समाप्त होते ही कुछ शर्तों के साथ संविधान सभा का गठन करेंगे। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, 1945 से लेकर दोस्तों क्या 1939 से लेकर दोस्तों 1939 से लेके 1945 तक क्या चला दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो दोस्तों, जो ब्रिटेन के सहयोगी राष्ट्र थे उन्होंने, जैसे रशिया था उस समय, फ्रांस था, ये यूएसए था, ये सारे देशों ने दोस्तों ब्रिटेन के ऊपर भारत की सहायता प्राप्त करने के लिए दबाव बनाया कि आप भारत के सैनिकों का उपयोग करो, भारत के सैनिकों को युद्ध के अंदर इन्वॉल्व करो, आप कैसे भी करके उनको युद्ध में शामिल करो। तो अब जब ब्रिटेन पे दबाव बनने लगा तो उन्होंने भारतीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या क्या चालें चली दोस्तों। ऐसा तो है नहीं कि भारत के लोग ऐसे बेवकूफ है जो उन्होंने बोला और भारत के लोग युद्ध में चले गए। भारतीय लोगों ने साफ मना करा कि हम युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे शुरुआती तौर पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने जो ब्रिटेन का
जो भारत में नियुक्त जो वाइसराय है लॉर्ड लिथगो, इसने कहा कि हम अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जब युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद में आपके देश के लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे। अब संविधान सभा का निर्माण कुछ शर्तों के साथ में करेंगे। कुछ शर्तें क्या होगी दोस्तों, जैसे डोमिनियन स्टेटस का दर्जा। अब देखो दोस्तों, क्या डोमेनियन स्टेटस का दर्जा, डोमेनियन स्टेट का दर्जा दोस्तों। अब ये क्या होता है, अब देखो डोमिनियन स्टेट ये होता है दोस्तों कि आपको देश में जो नीति निर्माण करनी है, आपको जो करना है, आपको किसी भी देश के साथ में संधि करनी है, आपको जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन जब आखिरी फैसले की जो बात आएगी ना, वो आखिरी फैसला आपका अंग्रेज करेंगे। मतलब आपने सारा काम कर लिया, लेकिन बात तो वही होगी कि भाई जब आप अपने लिए आत्मनिर्णय की बात कहाँ आगी, जब आपको लास्ट में फैसला लेना। अब मेरा तो मन कर रहा है भाई मैं पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दूं। अब जैसे ही मेरा मन हुआ कि मैं पाकिस्तान पे युद्ध करूं, हमने अंग्रेजों को बोला कि हमारा तो युद्ध करने का मन, अंग्रेजों ने बोला नहीं भाई आज मेरा मूड ठीक नहीं, आज युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे कल। तो फिर भारत का इस डोमिनियन स्टेट का क्या मतलब रहा। तो भारतीय लोगों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध करा दोस्तों। क्या करा, पुरजोर तरीके से विरोध करा। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अब ब्रिटेन के अंदर मीट मांस खाद्यान्न इन चीजों की दोस्तों कमी चल रही थी। अब ये कमी हो चल रही थी, तो इन कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे ये लोग, तो इस कमी को पूरा करने के लिए भारत का सहयोग इन्होंने बहुत बुरी तरीके से, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारतीय लोगों का खून चूसा दोस्तों। जो बंगाल के अंदर वहां का जो खाद्यान्न इकट्ठा कर रखा था वो पूरा का पूरा वहां का पूरा इन्होंने वर्ल्ड वॉर में लगा दिया। अब वहां पर दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बंगाल में इतने ज्यादा लोगों की भूखमरी की वजह से मौत हुई जो आज तक नहीं हुई है। ये चीज ब्रिटेन वाले कभी नहीं समझ सकते। आज अपन जो वेस्टर्न वर्ल्ड को देखकर अपन मतलब प्रभावित होते हैं कि उनका कल्चर ऐसा, दोस्तों भारतीय संस्कृति से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर अपन भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति जो हिंदू पुराणों में जो अपने उपनिषद है, जो वेद है, इनके अंदर अपने भारतीय लोगों का जो हर एक चीज वो इन लोगों से बहुत ऊपर थी दोस्तों। ये लोग लुटेरे थे, मतलब भारत पर जब इन्होंने शासन की शुरुआत करी थी दोस्तों, तो इन्होंने क्या करा, अपने आप से फूट का फायदा उठा के शासन करे। तो वर्ल्ड वॉर के अंदर भी इन्होंने यही करा कि भाई इनका सहयोग कैसे प्राप्त करा, कि ये हमेशा मतलब झूठ बोल के इन्होंने शासन करने की शुरुआत करी। तो भारतीय लोगों के साथ में इन्होंने झूठ बोला कि भाई हम कैसे भी करके इनका सहयोग प्राप्त कर लें, इसके बाद में देखेंगे भाई जो होगा, जो युद्ध समाप्त होने के बाद में तो ब्रिटेन की शक्तियां वापस हो जाएगी। ये तो अच्छा हुआ दोस्तों कि युद्ध में ब्रिटेन को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि इसको वापस खड़े होने में बहुत टाइम लगा। और जो यूएसए और ये रशिया ये जो देश थे, इसके ऊपर दबाव बनने लगा कि भाई जो ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनियां हैं इनको आप छोड़ो, इन कॉलोनीज को छोड़ो, जब जाके आपका देश का निर्माण होगा। दोस्तों आज के लिए बस अपन इतना ही करेंगे, आगे की क्लास को अपन कल करेंगे दोस्तों इंडियन पॉलिटी के बारे में। चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल।